हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है 143 मंडलीय क्लास पर। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? कक्षा 10 विषय विज्ञान अध्याय 3 ही चल रहा है हमारा, धातु एवं अधातु। टॉपिक हमारा आयनिक यौगिक के गुणधर्म। कल पढ़े थे हम सक्रियता श्रेणी के बारे में, सही है ना? तो उस वीडियो में मैंने देखा था कि कुछ शब्द दिख नहीं रहे हैं, तो उनको मैं दोबारा से आपको बताऊंगा। तो देखो, पहले थी मैग्नीशियम क्लोराइड की संरचना। मैग्नीशियम क्लोराइड की संरचना को मैं दोबारा से बताता हूं, ध्यान से देखो। Mg का जो इलेक्ट्रॉन विन्यास है वो होता है 2 8 2 8 2। ओके, ये 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है, तो त्यागेंगे तो क्या होगा? Mg2+2 8, यही होगा ना? ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये कहां पर जाएंगे, ध्यान से देखना। ये जाएंगे Cl के 2 अणुओं के लिए। Cl के 2 अणु लेते हैं हम, इनकी इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखते हैं। तो 2 8 7, 2 8 7। इसको देखते हैं, यहां से एक आएगा, इसके लिए इलेक्ट्रॉन, और यहां से एक आएगा, एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो देखो ध्यान से, Cl -2 8, 8, ये हो गया पूर्ण पूर्ण कक्षक हो गया इसका क्लोरीन का, और एक अणु यहाँ पर है। तो यहाँ से देखो Cl 2, 2, 8, 2, ये 2 है, ये 8 है, ये 8 है। ओके, तो ये हो गया आपके कैल्शियम यानी जो क्लोरीन है। क्लोरीन ये इलेक्ट्रॉन त्यागे थे Mg ने, अर्थात मैग्नीशियम ने, तो क्लोरीन के साथ गए, अर्थात क्लोरीन ने ग्रहण कर लिया। समझ में आई? अब इसको किताब की द्वारा जो संरचना बताई गई है उसके बारे में बताता हूँ। ओके, तो देखो Mg, ये जो बिंदु से हैं ये इलेक्ट्रॉन प्रदर्शित करे गए हैं, इनसे क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन प्रदर्शित। यहाँ Cl1, यहाँ Cl1। ओके, यहाँ पर भी ये इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन है, दोनों ही तो लिए गए हैं ना। देखो ध्यान से, एक अणु यहाँ पर जाएगा तो यहाँ जाएगा, एक अणु यहाँ पर जाएगा तो यहाँ जाएगा। तो यहाँ के दो Mg के 2 अणु थे, अर्थात 2 इलेक्ट्रॉन थे, वो त्याग कर, इसने त्याग दिए और क्लोरीन ने ग्रहण कर लिए। तो देखेंगे इसे किस प्रकार लिखते हैं, ध्यान से देखो। Mg 2+Cl, तो यहाँ पर बिंदु लगा सकते हैं आप। ऐसे आप लिख सकते हैं 2-, अर्थात 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे गए हैं। ये थी आपकी किताब के आधार पर संरचना। इतनी बात समझ में आई? अब यहाँ से आगे हम चलते हैं। ओके,
अब पढ़ेंगे हम आयनिक यौगिक के गुणधर्म। तो देखो आयनिक यौगिक क्या होते हैं कि एक या एक से अधिक यानी दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर क्या बनते हैं, आयनिक यौगिक बनते हैं। क्या बनते हैं, आयनिक यौगिक। तो आयनिक यौगिक के कुछ सामान्य गुणधर्म पढ़ेंगे। सबसे पहला है गुणधर्म भौतिक प्रकृति। आयनिक यौगिक की भौतिक प्रकृति। देखो आयनिक यौगिक की भौतिक प्रकृति में क्या होता है, इसमें होते हैं ऋण तथा धन आयन। इन आयनिक यौगिकों में क्या होते हैं, आयन होते हैं। क्या होते हैं, आयन, अर्थात धन आयन और ऋण आयन। धन आयन और ऋण आयन होते हैं। ये हो गया धन, ये हो गया ऋण। इनके मध्य में क्या पाया जाता है, इनके मध्य में पाया जाता है आकर्षण बल। एक मजबूत आकर्षण बल पाया जाता है, जिसके कारण क्या ये आयन मजबूत होते हैं। इनके बंध क्या होते हैं, मजबूत। जैसे हम लेते हैं Cl, ये जैसे ऐसे ले सकते हैं NaCl। इनके मध्य जो बंध है, आबंध है, वो इतना प्रबल होता है, इतना प्रबल होता है, बहुत ही ज्यादा। क्यों होता है, क्योंकि इसमें आता है धनायन, इस पे आता है ऋणायन। जब इनको हम खोलते हैं Na+Cl-, तो ये दोनों जब आकर्षण करेंगे तो एक बंध का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा, बंध का निर्माण होगा, आबंध का निर्माण होगा, जिसके कारण क्या ये आयन मजबूत होते हैं, आयनिक यौगिक मजबूत होते हैं। ओके, क्या होते हैं, आयनिक यौगिक मजबूत होते हैं। किसके कारण, ऋण आयन तथा धन आयन के कारण आयनिक यौगिक क्या होते हैं, मजबूत होते हैं। इतनी बात आपको समझ में आई। आगे चलते हैं हम। और ये क्या होते हैं, एक भी बात तो ध्यान में रखना है, ये ठोस होते हैं। क्या होते हैं, ठोस होते हैं और भंगुर भी होते हैं। भंगुर अर्थात थोड़ी सी चोट लग जाने पर टूट जाते हैं, भंगुर हो जाते हैं। ओके, और एक होता है एक क्या होता है कि थोड़ा सा किसी वस्तु पर दाब लगाने पर क्या हो जाते हैं, टुकड़ों में टूट जाते हैं। कौन, आयनिक यौगिक। टुकड़ों में टूट जाते हैं। ये आपको पॉइंट याद रखने हैं कि पहली बात तो ऋणायन तथा धनायन मजबूत कैसे होते हैं, ये मजबूत होते हैं किसके कारण होते हैं, धनायन तथा ऋणायन के कारण होते हैं। किसके कारण होते हैं, धनायन तथा ऋणायन के कारण। एक बात आपको ध्यान में रखना है कि इसमें क्या होता है, जब माइनस माइनस मिलते हैं तो माइनस माइनस क्या करते हैं, प्रतिकर्षण करते हैं। क्या करते हैं, प्रतिकर्षण करते हैं, आपस में अपनी दिशा की ओर बजते हैं। और प्लस और माइनस मिलते हैं तो क्या करते हैं, आकर्षण करते हैं अर्थात आपस में चिपक जाते हैं। एक बल लगता है, आकर्षण बल। तो बहुत ही इसी के कारण ये जो सोडियम है, क्लोरीन है, इसी के कारण क्या जाते हैं, ये प्रबल बंध के कारण बंधे रहते हैं। क्या रहते हैं, प्रबल बंध के कारण। और कौन सा होता है प्रबल बंध, धनायन तथा ऋणायन से मिलकर क्या बनता है, प्रबल बंध बनता है,
जिसके कारण सोडियम तथा कैल्शियम क्लोरीन अर्थात सोडियम क्लोराइड आयन बंधे रहते हैं आपस में। इतना बात समझ में आई? चलो ठीक है, आगे चलते हैं। आपको तो सिर्फ समझते जाना है और कुछ नहीं करना है। ओके, अब चलते हैं हम गलनांक तथा क्वथनांक के। इसमें क्या है? आयनिक यौगिकों के गलनांक तथा क्वथनांक। आयनिक यौगिकों के गलनांक तथा क्वथनांक। देखो, गलनांक क्या होते हैं? किसी ठोस वस्तु में से द्रव में बदलना क्या हो जाता है? गलनांक। सही है ना? ठोस में से द्रव में बदलना क्या हो जाता है? गलनांक। और द्रव में से ठोस में बदलना क्या हो जाता है? क्वथनांक। ये आपको ध्यान में रखना है कि ठोस से द्रव में बदलना क्या हो जाता है? गलनांक। और द्रव से ठोस में बदलना क्या हो जाता है? क्वथनांक। ओके, दूसरी बात है कि आयनिक यौगिकों का गलनांक तथा क्वथनांक अधिक होता है। क्या होता है? आयनिक यौगिकों का गलनांक तथा क्वथनांक अधिक होता है। गलनांक व क्वथनांक अधिक होता है। किसका? आयनिक यौगिकों का। क्यों होता है गलनांक तथा क्वथनांक अधिक? क्योंकि वे एक मजबूत आकर्षण बल से, किससे? उनके जो आयन है वे मजबूत आकर्षण बल से बंधे हुए होते हैं। इसी कारण उनका गलनांक तथा क्वथनांक अर्थात उनको ठोस से द्रव बदलने में क्या लगता है? समय। उनको ज्यादा अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है और द्रव से ठोस में बदलने में उन्हें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अर्थात बहुत समय लगता है क्वथनांक अर्थात जमने में। तो यह है गलनांक तथा क्वथनांक। इसी कारण ही आयनिक यौगिकों का अधिक होता है। इतनी बात समझ में आई? ये थे आपके गलनांक तथा क्वथनांक। ओके, अब चलते हैं आगे। आगे क्या है? घुलनशीलता। देखो क्या होता है इसमें, पहले इसको मिटाते हैं। आपको तो ये पॉइंट याद रखने हैं, ना कि पूरी परिभाषा। बस इस पॉइंट से आप बना सकते हो एग्जाम में। आयनिक यौगिकों की घुलनशीलता या क्वथनांक तथा गलनांक क्या होते हैं? आयनिक यौगिकों की घुलनशीलता। ओके, तो आयनिक यौगिकों की घुलनशीलता क्या होती है कि इसमें वैद्युत संयोजक यौगिक क्या होते हैं? वैद्युत संयोजक यौगिक सामान्यतः जल में क्या होते हैं? जल में घुलनशील होते हैं। सामान्यतः आयनिक यौगिक होते हैं
सामान्यतः आयनिक यौगिक क्या होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं। जल में क्या होते हैं, घुलनशील। और कुछ कुछ क्या होते हैं, जल में अघुलनशील होते हैं, अविलेय होते हैं। कुछ आयनिक यौगिक तो ऐसे होते हैं जो जल में घुल जाते हैं, क्या हो जाते हैं, जल में घुल जाते हैं। और कुछ आयनिक यौगिक क्या होते हैं, जल में घुलनशील नहीं होते हैं, अर्थात जल में घुलते नहीं है। जैसे आप ले सकते हैं पेट्रोल, पेट्रोल ले सकते हैं, ओके। केरोसिन ले सकते हैं, पेट्रोल, केरोसिन, ये क्या होते हैं, जल में घुलनशील नहीं होते हैं, ये जल में अम्लीय होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और जो जल में घुलनशील होते हैं वे क्या होते हैं, देखो इसमें से ले सकते हैं सोडियम क्लोराइड NaCl, ये क्या होता है, जल में घुलनशील होता है, सही है ना, ये जल में घुलनशील होता है। और एक लेते हैं CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड, ये लवण यानी आयनिक यौगिक होते हैं जो जल में क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। इतनी बात क्लियर, तो आगे बढ़ते हैं। छोटे छोटे पॉइंट हैं, आपको याद रखने हैं बस, और कुछ नहीं करना है। अब क्या आएगी, आयनिक यौगिकों में चालकता। देखो आयनिक यौगिकों में चालकता अर्थात विद्युत धारा का प्रभाव, ये तो आपकी बात समझ में आ रही होगी कि क्या होती है चालकता, किसी पदार्थ में विद्युत धारा का प्रभाव। तो देखो किसी विलयन में विद्युत धारा का प्रभाव करने के लिए उसमें क्या होने चाहिए, मुक्त इलेक्ट्रॉन, गतिमान आवेश होने चाहिए। किसमें, कोई विलयन ले लें जैसे HCl, इसमें जब तक मुक्त इलेक्ट्रॉन या गतिमान आवेश नहीं होंगे तब तक इसमें विद्युत धारा का प्रभाव नहीं होगा। और ज्यादातर जो विलयन होते हैं, घोल होते हैं, उनमें विद्युत धारा का प्रभाव होता है। क्यों होता है, क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसमें क्या होता है, विद्युत धारा का प्रभाव होता है, ओके। तो ये बात ध्यान रखनी है आपको। इसमें क्या है पॉइंट, विद्युत धारा किसी विलयन में प्रवाहित कराने के लिए
उसमें गतिमान आवेश होना अति आवश्यक है। क्या है इसमें, ये पॉइंट ध्यान में रखना है कि कोई भी गोल हो या कोई भी विलयन हो जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए उसमें क्या होना चाहिए, गतिमान आवेश होने चाहिए, गति करने वाले आवेश होने चाहिए, मुक्त इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तभी क्या होगी, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगी। ये आपको ध्यान में रखना है। ओके। और क्या है, ज्यादातर जो ठोस होते हैं उनमें विद्युत धारा का चालन नहीं होता है। कैसे नहीं होता है, ठोस आयनिक युग्म, क्या है, ठोस आयनिक युग्म में विद्युत धारा का चालन क्यों नहीं होता है, क्योंकि उनकी जो संरचना है वो बहुत ही दृढ़ रूप से बनी होती है, सतत बनी होती है, उनमें कोई अंतर नहीं होता है। जैसे कोई भी पत्थर ले लो, पत्थर के जो कण हैं वो कभी भी क्या नहीं करते, गति नहीं करते, वे अपनी जगह ही कंपन करते रहते हैं, इसलिए उनमें क्या नहीं होती, विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। तो कुछ ठोस आयनिक युग्म ऐसे होते हैं जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। ओके, तो इसमें इसी कारण से विद्युत धारा का चालन नहीं होता है आयनिक यौगिकों में। जो कठोर आयनिक यौगिक होते हैं उनमें इसी कारण विद्युत धारा का प्रभाव नहीं होता है, क्योंकि उनकी दृढ़ संरचना के कारण उनकी आयनिक यौगिक अर्थात आवेश गति नहीं कर पाते हैं। क्या नहीं कर पाते हैं, गति नहीं कर पाते हैं। कठोर कठोर होते हैं, जो आयनिक यौगिक होते हैं, ठोस आयनिक यौगिक, वे क्या होते हैं, कठोर होते हैं। और एक और क्या है, इनमें गतिमान गतिमान आवेश नहीं पाए जाते हैं। क्या होता है इसमें, जो ठोस आयनिक यौगिक होते हैं उनकी संरचना बहुत ही दृढ़ रूप से बनी होती है, आंतरिक संरचना बहुत ही दृढ़ रूप से बनी होती है। उनमें क्या नहीं होते, गतिमान आवेश नहीं पाए जाते, अर्थात गति करने वाले आवेश नहीं पाए जाते। इसी कारण उनमें विद्युत धारा का चालन नहीं होता। क्या नहीं होता, विद्युत धारा का चालन नहीं होता। इतनी बात समझ में आनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो चलो आगे बढ़ते हैं। लेकिन कुछ आयनिक यौगिक अगर ठोस अवस्था से उन्हें गलित अवस्था में बदला जाए, क्या किया जाए, जो ठोस आयनिक यौगिक हैं उनको गलित अवस्था में बदला जाए। किसमें, गलित अवस्था में। तो गलित अवस्था में क्या होता है कि कोई ठोस पदार्थ है उससे गलित अवस्था में बदला जाए तो उनके जो कणों के मध्य आकर्षण बल है, मजबूत सहसंयोजी आकर्षण बल है, वो कमजोर हो जाता है। क्या हो जाता है, ज्यादातर, यानी कोई ठोस अवस्था से द्रव में बदलने के लिए क्या है, ठोस अवस्था से द्रव में बदलने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। किसकी, ऊर्जा की आवश्यकता, अर्थात
तापमान की आवश्यकता होती है, और तापमान के कारण ही ये जो बंध हैं अर्थात प्रबल आकर्षण आबंध हैं वे टूट जाते हैं, कमजोर पड़ जाते हैं। इन्हीं के कारण ही क्या हो जाते हैं, वे जो आवेश हैं वे गतिमान हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, आवेश गतिमान हो जाते हैं। इन्हीं के कारण इन गलित आयनिक यौगिकों में, किनमें, इन गलित आयनिक यौगिकों में क्या होती है, विद्युत धारा का चालन होने लगता है। क्या होता है, विद्युत धारा का चालन होने लगता है। तो इसमें क्या है, ठोस अवस्था से गलित अवस्था में किसी पदार्थ को बदल दिया जाए तो उसके जो आयनिक यौगिक हैं, आयनिक यौगिकों के मध्य जो सहसंयोजी आबंध है, प्रबल आकर्षण बल है, वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, कमजोर पड़ जाता है। इसके कारण ही उनमें विद्युत धारा का चालन होता है। क्या होता है, विद्युत धारा का चालन होता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ओके, और क्या है इसमें, जो गलित अवस्था है इसमें क्या हो जाता है, विद्युत धारा का चालन होने लगता है। तो इसको आप उतार सकते हैं। ओके, वैसे देखो ध्यान से कि कोई ठोस है, जैसे हम लेते हैं बर्फ लेते हैं। अब बर्फ ठोस है, वैसे तो क्या है, बर्फ ठोस है। अगर इसमें तापमान दें या धूप या ऊष्मा या आग के कारण उसे ठोस को द्रव में बदलें, इसे द्रव में बदलें, किसमें, द्रव में बदलें, तो तापमान की आवश्यकता होगी ना, तापमान की आवश्यकता होगी। इसी कारण ही इन ठोस अवस्था को द्रव में बदलने पर जो कार्बन कार्बन के मध्य जो प्रबल आकर्षण बल है, अर्थात इन आबंधों के मध्य क्या है, प्रबल आकर्षण बल है, वो कमजोर पड़ने लगता है। और कमजोर पड़ते पड़ते वे मुक्त हो जाते हैं, टूट जाते हैं। क्या आ जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं, और उनमें विद्युत धारा का चालन होने लगता है। क्या होने लगता है, विद्युत धारा का चालन होने लगता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो हम चलते हैं आगे की ओर। बस आपको तो समझते जाना है और कुछ नहीं करना है, क्योंकि टाइम भी बहुत कम बचा है। क्या करें, देखो मैं एक सारणी बताता हूँ आपको आयनिक यौगिकों की। कुछ महत्वपूर्ण जो आयनिक यौगिक हैं उनके गलनांक तथा क्वथनांक लिखाता हूँ आपको। ओके, तो देखो सबसे पहले हमारे जो आयनिक यौगिक हैं वो है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, इसका हम गलनांक भी लिखेंगे और क्वथनांक भी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, गलनांक व क्वथनांक। तो देखो गलनांक व क्वथनांक लिखते हैं हम। इसका जो सोडियम क्लोराइड है ये भी क्या है, एक आयनिक यौगिक है। तो सोडियम क्लोराइड का जो गलनांक होता है वो होता है 1074। 1074 क्या होता है, इसका गलनांक होता है, किसका, सोडियम क्लोराइड का। और 1686 क्वथनांक होता है, किसका, सोडियम क्लोराइड का। ओके, और अब क्या है, यहाँ से आगे लिथियम क्लोराइड।
लिथियम क्लोराइड। लिथियम क्लोराइड का हम गलनांक की बात करें तो लिथियम क्लोराइड का गलनांक होता है 887। लिथियम क्लोराइड का गलनांक क्या होता है 887। और क्वथनांक की बात करें तो क्वथनांक होता है 1600। ओके, ये होता है क्वथनांक, गलनांक तथा क्वथनांक किसका, लिथियम का, लिथियम क्लोराइड का। ये महत्वपूर्ण आयनिक यौगिक हैं, इसमें से एग्जाम में 1 नंबर का प्रश्न अवश्य पूछा जाएगा। किस प्रकार पूछा जाएगा मैं बताता हूँ कि पूछा जाएगा कि लिथियम क्लोराइड का गलनांक बताइए या लिथियम क्लोराइड का क्वथनांक बताइए। इस प्रकार आपको प्रश्न पूछा जाएगा। ओके, अब लिथियम क्लोराइड का हमने लिख दिया, अब लिखेंगे हम कैल्शियम क्लोराइड CaCl2। अब कैल्शियम क्लोराइड का जो गलनांक है वो होता है 1045। क्या होता है 1045 किसका होता है, कैल्शियम क्लोराइड का गलनांक होता है। ओके, और इसका 1900 क्या होता है क्वथनांक, किसका, कैल्शियम क्लोराइड का। ओके, अब कौन सा बचा है हमारा बचा है CaO अर्थात कैल्शियम ऑक्साइड। क्या बचा है, कैल्शियम ऑक्साइड बचा है। तो कैल्शियम ऑक्साइड का हमारा जो गलनांक है वो है 2850 गलनांक, किसका, कैल्शियम ऑक्साइड का। ध्यान से पढ़ना है, देखो ध्यान से देखना है, 1 नंबर का प्रश्न अवश्य पूछा जाएगा। ओके, ये भूल नहीं जाना है कि 1 नंबर का नहीं पूछा जाएगा, अवश्य पूछा जाएगा। ध्यान से देखना है आपको। ओके, तो क्या है गलनांक किसका, कैल्शियम ऑक्साइड का 2850। ऐसे याद कर सकते हैं आप, या ऐसे कर सकते हैं 2850। ओके, तो इसका जो क्वथनांक है 3112 शायद, कितना है 3112 नहीं, सॉरी 3120 है। 3120 कैल्शियम ऑक्साइड का क्या है क्वथनांक। अब रह गया हमारा मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2। तो मैग्नीशियम क्लोराइड का जो हम गलनांक की बात करें तो इसका है 981। क्या है 981, इसका क्या है गलनांक है। और क्वथनांक की बात करें तो 1685 इसका क्वथनांक है। इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है। चलो दोबारा से देखते हैं हम, अगर समझ में नहीं आई हो, वैसे तो आ गई होगी। सोडियम क्लोराइड का क्वथनांक गलनांक पूछे तो 1074, क्वथनांक पूछे तो 1686। अगर लिथियम क्लोराइड का गलनांक पूछे तो 887 और क्वथनांक पूछे तो 1600। ओके, कैल्शियम क्लोराइड का गलनांक पूछे तो कितना है 1045 और क्वथनांक पूछे तो 1900 अर्थात 1900। कैल्शियम ऑक्साइड का गलनांक पूछे तो 2850, कितना 2850 और क्वथनांक पूछे तो 3120। ओके, अब बचा क्या, ये बचा, ये आपका 981 किसका, मैग्नीशियम क्लोराइड का। क्या है ये गलनांक और क्वथनांक इसका 1685। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं तक समाप्त होती है, आज के लिए इतना ही काफ़ी। तो दोस्तों हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।